हेलो फ्रेंड, जीए पर की वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। इसमें हम जनरल फाइनेंशियल रूल्स के टॉपिक्स देखने वाले हैं। हमारा चैप्टर 3 चालू है जो कि बजट फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। इसमें हमने 52 रूल्स देख लिए थे। अभी हम 53rd रूल से चालू करेंगे। 53rd रूल में पहला है एक्सेप्टेंस एंड इंक्लूजन ऑफ एस्टिमेट्स। The estimates of receipts and expenditure of each ministry department shall be scrutinized in the budget division of the Ministry of Finance। तो जो भी एस्टिमेट्स है रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर के हर एक मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में वो स्क्रूटनाइज कौन करेगा? बजट डिवीजन। उसके बाद में सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर में होल्ड मीटिंग विद सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स to discuss the totality of the requirements of funds for various program and scheme along with receipts of the ministry और डिपार्टमेंट। तो सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर जो है वो हर एक मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी के साथ मीटिंग करेंगे और उनको कितने फंड की ज़रूरत है, उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन? सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर और हर एक मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी या फिर फाइनेंशियल एडवाइज़र, इनके साथ में मीटिंग करके कितना फंड की रिक्वायरमेंट है उनको उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में रूल 53(2) द एस्टिमेट इनिशियली सबमिटेड बाय द डिपार्टमेंट में अंडरगो सम चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ स्क्रूटिनी इन द बजट डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड डिलिब्रेशन इन द प्री बजट मीटिंग बिटवीन द सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर एंड द सेक्रेटरी और फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न। तो स्टार्टिंग में जो एस्टिमेट सबमिट किया था हर एक डिपार्टमेंट ने, उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। कब कब चेंज हो सकते हैं? जब पहला बजट डिवीजन उसकी चेकिंग करेगा, स्क्रूटिनी करेगा, तब कुछ चेंजेस हो सकते हैं जो एस्टिमेट्स दिए हैं उन्होंने उसमें। और दूसरा, जब मीटिंग होंगी सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर की और फाइनेंशियल एडवाइज़र या फिर जो दूसरे सेक्रेटरी है हर एक मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट की, उनकी जब मीटिंग होंगी तो उसमें भी जो एस्टिमेट्स है उसमें कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, यानी चेंजेस हो सकते हैं। The final estimates arrived at on the basis of scrutiny and pre-budget meeting shall be incorporated in the budget document। तो सब करेक्शंस वगैरह क्रॉस चेक वगैरह सब होने के बाद में, यानी बजट डिवीजन कुछ चेंजेस करेगा और उसके बाद में मीटिंग में कुछ चेंज होंगे फाइनेंशियल एडवाइस एक्सपेंडिचर की। उसके बाद में जो सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर की जो मीटिंग हुई थी उसमें जब कुछ करेक्शंस या चेंजेस होंगे तो उसके बाद में जो फाइनल फिगर आएगा एस्टिमेट्स का वो बजट डॉक्यूमेंट में लाया जाएगा। उसको 2 बार करेक्शन होंगे, एक बजट डिवीजन वाले करेंगे और दूसरा सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर की मीटिंग में, और उसके बाद में जो फाइनल फिगर आएगा उसको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे बजट डॉक्यूमेंट में। रूल 54 आउटकम बजट आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ द एस्टिमेट फॉर बजटरी अलोकेशन। तो जो फिगर फाइनल हो जाएगा मीटिंग के बाद वगैरह, उसके बाद में द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन कंसल्टेशन विथ नीति आयोग एंड कंसर्न मिनिस्ट्री शैल प्रिपेयर एन आउटकम बजट स्टेटमेंट लिंकिंग आउटले अगेंस्ट ईच स्कीम प्रोजेक्ट विद द आउटपुट डिलीवरेबल एंड मीडियम टर्म आउटकम्स। तो फाइनल फिगर आने के बाद में, फाइनल एस्टिमेट आने के बाद में जो करेक्शन हो गए उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर पहले ये आएगा, उसके बाद में ये कंसल्ट करेगा नीति आयोग के साथ और उसके बाद में कंसल्ट होगा कंसर्न मिनिस्ट्री के साथ। और ये सारे कंसल्टेशन होने के बाद में फाइनल बजट आउटकम बजट प्रिपेयर होगा और इसमें बताया जाएगा कि हर एक स्कीम के साथ में कितना अमाउंट खर्चा करना है या कितना डिलीवरेबल या आउटपुट मिलने वाला है। तो यहाँ पर आउटकम बजट में पहले जो फाइनल अमाउंट का एस्टिमेट निकला था बजट डिवीजन से बजटरी अलोकेशन के, उसके बाद में डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और इन कंसल्टेशन विथ नीति आयोग और कंसर्न मिनिस्ट्री ये सारे डिस्कस करके एक आउटकम बजट स्टेटमेंट बनाएंगे जो लिंक रहेगा हर एक स्कीम से और आउटपुट डिलीवरेबल और मीडियम टर्म आउटकम से। नेक्स्ट, द आउटपुट डिलीवरेबल शैल बी मैंडेटरीली गिवन इन मेजरेबल क्वांटिटेटिव टर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स एंड डिलीवरेबल decided in advance on the basis of projections made in the medium term expenditure framework statement। तो जो भी आउटपुट्स है या डिलीवरेबल्स है, यानी जितना फंड हम दे रहे हैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, तो जिसके ऊपर जो आउटपुट या जो भी रिजल्ट आने वाला है वो मेजरेबल या क्वांटिटेटिव टर्म में होना चाहिए, यानी डेफिनेट ऐसा एक
उसके जो भी फायदे होने वाले वो मेजरेबल टर्म में होने चाहिए या क्वांटिटेटिव टर्म में, यानी इतने लोगों को इस स्कीम से फ़ायदा होगा, इस तरह से उसका आउटपुट या डिलीवरेबल्स मिल बताना पड़ेगा वहाँ पे। और इसका डिसीजन किस बेसिस पे होगा? बेसिस ऑन द प्रोजेक्शन मेड इन द मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क, MTEF स्टेटमेंट। तो ये MTEF स्टेटमेंट जो रहता है इसमें सारी चीज़ों का कितना आउटपुट मिलने वाला है या कितना एक एस्टिमेट्स है उसके बारे में बताया जाता है। तो इसको देख लेते हैं हम MTEF क्या होता है। तो ये है हमारा MTEF स्टेटमेंट। इसमें जैसे कि देख रहे हैं आप, इसमें रहता है एस्टिमेट्स पहले, रिवाइज एस्टिमेट पहले, जैसे कि इसमें दिया है 2017-18 का। उसके बाद में प्रोविजनल एक्चुअल्स 2017-18 के लिए। उसके बाद में बजट एस्टिमेट्स 2018-19 और प्रोजेक्शन फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स 2019-20। तो हर एक हेड पे कितना खर्चा होने वाला है वो यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पहले सैलरी पे दिया है, बाद में इंटरेस्ट, बाद में पेंशन, उसके बाद में सब्सिडीज़, फिर सेंट्रलाइज प्रोविजन फॉर ग्रांट्स टू स्टेट्स, डिफेंस, पोस्टल डिपॉजिट, यानी हर एक टॉपिक के ऊपर कितना एस्टिमेट्स होगा उसके बारे में यहाँ पर इस मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर प्रोजेक्शन इस स्टेटमेंट में दिया जाता है, MTEF स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं। तो हर एक के बारे में इसमें एस्टिमेट्स दिए गए हैं पिछले 3 साल से, 2017-18 से लेकर 2020-21 तक, आगे के 2 साल और पीछे के 2017-18 से लेकर 17-18 और 18-19, ऐसे 2 साल। आगे बढ़ते इसमें। तो इस पॉइंट में यही बताया है 54 पॉइंट में कि आउटकम बजट के बारे में जो फिगर फाइनलाइज होगा 2 बार स्क्रूटिनी होने के बाद, यानी बजटरी डिवीजन पहले चेक करेगा, स्क्रूटिनी करेगा, उसमें कुछ करेक्शन है या कम ज़्यादा कर सकते हैं अमाउंट वो देखेगा। उसके बाद में जो मीटिंग होंगी एडवाइस फाइनेंशियल मीटिंग जो होंगी वो रहेगी सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर और हर एक डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के साथ। उसमें भी कुछ अगर करेक्शन या कम ज़्यादा फिगर होते हैं तो उसके बारे में भी एस्टिमेट्स के 2 बार इसमें स्क्रूटिनी होगी, 2 बार इसमें करेक्शन हो सकते हैं। उसके बाद में जो फाइनल फिगर निकल के आएगा एस्टिमेट्स का उसको हम ऐड करेंगे आउटकम बजट में। और ये किस किस के बीच में कंसल्टेशन होगा इसमें? तो इसमें होगा एक डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, साथ ही साथ नीति आयोग और कंसर्न मिनिस्ट्री जो है ये तीनों मिलके एक स्टेटमेंट तैयार करेंगे जिसको हम कहेंगे आउटकम बजट स्टेटमेंट। इसमें लिंक रहेंगे हर एक स्कीम से कितना हमें प्रॉफिट होगा या हर एक स्कीम का या प्रोजेक्ट का आउटपुट या डिलीवरेबल। और जो आउटपुट या डिलीवरेबल है वो बेसिस किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क, और इसके जो आउटपुट और डिलीवरेबल जो है वो मेजरेबल क्वांटिटेटिव टर्म में होने चाहिए, यानी इनडेफिनिट ऐसे नहीं होने चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्कीम में इतना पैसा अगर इन्वेस्ट किया या खर्चा किया या इसका ऊपर इतनी ग्रांट दी तो उसके हमें इतना बेनिफिट मिलेगा या इतने लोगों को फ़ायदा होगा, इस तरह से इसका आउटपुट देना पड़ेगा। आगे देखते हैं। एलोकेशन फॉर ईच स्कीम प्रोजेक्ट शैल बी अगेंस्ट अ फर्म सेट ऑफ डिलीवरेबल विच शैल बी एडेड टू। तो जितना पैसा किसी स्कीम के लिए लगाया अलॉट किया गया है वो उसी से रिलेटेड होना चाहिए, किसी दूसरे स्कीम के ऊपर वो डाइवर्ट नहीं करना चाहिए, उसी पर्टिकुलर स्कीम से, और उससे जो डिलीवरेबल्स रहेंगे या आउटपुट जो भी मिलने वाले हैं वो पर्टिकुलर स्कीम से ही मिलेंगे, किसी दूसरी तरफ से नहीं। The performance against specified outcome would form the basis for deciding on the continuation of the scheme and the quantum of budget allocation। तो उस जो पर्टिकुलर आउटकम है, पर्टिकुलर आउटकम के ऊपर ही डिसाइड होगा कि उस स्कीम के लिए जो बजट अलॉट किया है वो कंटिन्यू रखा जाए या नहीं रखा जाए। उसका जो परफॉर्मेंस है पर्टिकुलर एक स्कीम के लिए, अगर जो परफॉर्मेंस सेट किया गया है वो अगर वो पूरा नहीं कर सकता है तो जो बजट अलोकेट किया गया है वो कैंसिल भी हो सकता है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्पेसिफाइड आउटकम, मतलब जो डिसाइड किया गया है या जो एस्टिमेट किया गया है कि इस प्रोजेक्ट से इतना आउटकम मिल सकता है, अगर वो उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दिया जा रहा तो उसका जो
बजट अलोकेशन है उसको कंटिन्यूएशन किया जाए या नहीं किया जाए, ये डिसीजन लिया जा सकता है। या तो कैंसिल कर सकते हैं या कंटिन्यू कर सकते हैं बजट अलोकेशन। परफॉर्मेंस के ऊपर ये डिपेंड करेगा। उसके बाद में रूल 55 है वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट ये इस बजट में जो चीज़ें पहले से नहीं है, अगर वो बाद में कुछ नई चीज़ें ऐड करनी है या कुछ इस तरह से बीच में ज़रूरत पड़ जाती है बजट में ऐड करने की, तो उसके लिए हम पार्लियामेंट में एक वोट ऑन अकाउंट के रूप में उतना अलोकेट कर सकते हैं फंड। इफ द अप्रोप्रिएशन बिल सीकिंग ऑथराइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक एक्सपेंडिचर इन द कंसोनेंस विद द बजट प्रपोजल इज लाइकली टू बी पास्ड आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच इट करस्पॉन्ड, then pending the completion of procedure prescribed in Article 113 of Constitution for the passing of budget, the Finance Ministry may need to obtain a vote on account to cover expenditure for a brief period in accordance with the provisions of Article 116 of the Constitution। तो वही यहाँ पे कहा गया है, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। वोट ऑन अकाउंट में सिर्फ इतना ही याद में रखना कि जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किए गए हैं आर्टिकल 113 में कॉन्स्टिट्यूशन के, कि किस तरह से हम बजट वगैरह पास करेंगे, तो वो अगर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक, मतलब उसी, जैसे कि आप जानते हैं बजट पास फाइनेंशियल ईयर के पहले ही किया जाता है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के पहले। लेकिन अगर कुछ बिल जो है वो ऐसे चांसेस है कि पास होंगे फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के बाद, तो ऐसे केस में यहाँ पर एक वोट ऑन अकाउंट लिया जा सकता है। कौन लेंगे ये लेंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लेंगे ये वोट ऑन अकाउंट, और जो एक्सपेंडिचर है वो इसमें कवर किया जा सकता है। तो यही यहाँ पर बताया गया है वोट ऑन अकाउंट में। इफ द अप्रोप्रिएशन बिल सीकिंग ऑथराइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट to make expenditure in consonance with the budget proposal is likely to be passed after the start of the financial year। मतलब ये जो बजट, ये अप्रोप्रिएशन बिल जो है, ये ऐसी संभावना है कि ये पास होगा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के बाद। तो ऐसे केस में फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करेगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री एक वोट ऑन अकाउंट लेगी और जो एक्सपेंडिचर है वो कवर कर लेगी उसमें, मतलब बिल लाएगी पार्लियामेंट में और वोट ऑन अकाउंट के थ्रू ये पास कर दिया जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 116 में दिया गया है। आप जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो आपको ये समझ जाएगा। फंड्स मेड अवेलेबल अंडर वोट ऑन अकाउंट आर नॉट टू बी यूटिलाइज फॉर एक्सपेंडिचर ऑन अ न्यू सर्विस। तो जो वोट ऑन अकाउंट के लिए फंड अवेलेबल किए गए, फंड्स मेड अवेलेबल अंडर वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन अकाउंट के थ्रू जो फंड अवेलेबल किया गया है वो पर्टिकुलर उसी काम के लिए यूज़ होने चाहिए, किसी नई सर्विस के लिए ये यूटिलाइज नहीं किए जा सकते। ये किसी नई सर्विस, न्यू सर्विस के लिए यूटिलाइज नहीं होंगे वोट ऑन अकाउंट के जो थ्रू जो फंड अवेलेबल किया गया है। 56 में दिया गया कम्युनिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रांट एंड अप्रोप्रिएशन। तो जो ग्रांट्स और अप्रोप्रिएशन का डिस्ट्रीब्यूशन है उसका कम्युनिकेशन किस तरह से किया, मतलब हर एक मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को किस तरह से कम्युनिकेट किया जाए कि ये ग्रांट और अप्रोप्रिएशन हुआ है। आफ्टर द अप्रोप्रिएशन बिल रिलेटिंग टू बजट इज पास, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस शैल कम्युनिकेट द सेम टू द मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट विच इन टर्न शैल डिस्ट्रीब्यूट द सेम टू देयर सबऑर्डिनेट फॉर्मेशन। तो बजट से रिलेटेड जो आफ्टर द अप्रोप्रिएशन बिल इज पास्ड रिलेटिंग टू बजट, तो अप्रोप्रिएशन बिल्स पास होने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करेगी, ये कम्युनिकेट करेगी हर एक मिनिस्ट्री को जिस मिनिस्ट्री से रिलेटेड वो बिल है। अप्रोप्रिएशन बिल पास होने के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री हर एक मिनिस्ट्री को कम्युनिकेट करेगी, बताएगी कि आपका इतना इतना अमाउंट का बिल पास हो गया है, और उसके बाद में वो कंसर्न मिनिस्ट्री जो है वो उसके सबऑर्डिनेट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। सबऑर्डिनेट फॉर्मेशन यानी उसके जो अंडर जो भी ऑफिसेस है उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो मिनिस्ट्री। तो पहले
बजट में अप्रोप्रिएशन बिल पास होगा, उसके बाद में फाइनेंस मिनिस्ट्री बताएगी हर एक मिनिस्ट्री को कि इतना इतना आपका अप्रोप्रिएशन बिल पास हो गया। उसके बाद में हर एक मिनिस्ट्री उसके सबऑर्डिनेट जो भी ऑफिसेस है या फॉर्मेशन है उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। उसके बाद में द डिस्ट्रीब्यूशन सो मेड शैल आल्सो बी कम्युनिकेटेड टू द रिस्पेक्टिव पे एंड अकाउंट्स। तो जो मिनिस्ट्री जब डिस्ट्रीब्यूशन करेगी सबऑर्डिनेट फॉर्मेशन को, जिसके सबऑर्डिनेट ऑफिस को, तो उसके बाद में उसकी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी पड़ेगी किसको, पे एंड अकाउंट ऑफिस को, रिस्पेक्टिव पे एंड अकाउंट ऑफिसर को भी ये बताना पड़ेगा। और वो पे एंड अकाउंट ऑफिसर क्या करेगा, वो चेक करेगा अगेंस्ट द अलोकेशन ऑफ ईच सबऑर्डिनेट अथॉरिटी, हर एक अथॉरिटी को कितना पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है वो चेक करेगा पे एंड अकाउंट ऑफिसर। तो पहले क्या हुआ था इसमें, पहले बजट पास हुआ, बजट में बिल पास हुआ, बिल में हर एक मिनिस्ट्री के लिए अलग अलग अलोकेशन हो गए। उसके बाद में मिनिस्ट्री ने उसके सबऑर्डिनेट फॉर्मेशंस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके साथ ही हर एक पे एंड अकाउंट ऑफिसर को भी ये कम्युनिकेट कर दिया, बता दिया कि इतना अमाउंट इसको मिलने वाला है, इस फॉर्मेशन को या इस ऑफिस को मिलने वाला है। और वो चेक करेगा कि हर एक सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को उतना पैसा मिला है नहीं मिला है, क्या किया है उन्होंने ये। उसके बाद में कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर अगेंस्ट बजट, बजट का ये कंट्रोल किस तरह से करेंगे उसके बारे में ये दिया गया है। यहाँ पर सेकंड टॉपिक है, सिर्फ 57(1) में दिया गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंट्रोल एक्सपेंडिचर। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी एक्सपेंडिचर कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पर बताया गया है डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर अगेंस्ट द सैंक्शन ग्रांट एंड अप्रोप्रिएशन प्लेस्ड इन देयर डिस्पोजल। मतलब जिस डिपार्टमेंट को पैसा मिला है, यानी उनको जिसको अप्रोप्रिएशन दिया गया है, वही डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल रहेगा एक्सपेंडिचर के लिए। तो जिसको पैसा मिला है वही रिस्पॉन्सिबल रहेगा किसके लिए, अप्रोप्रिएशन के लिए। उसके बाद में कहा गया द कंट्रोल शैल बी एक्सरसाइज थ्रू द हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड अदर कंट्रोलिंग ऑफिसर। तो जो कंट्रोल है वो किसके थ्रू किया जाएगा, थ्रू हेड ऑफ डिपार्टमेंट और कंट्रोलिंग ऑफिसर के थ्रू, इफ़ एनी, एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफिसर सबऑर्डिनेटेड टू देम। तो 3 लोग रहेंगे यहाँ पे, पहला रहेगा हेड ऑफ डिपार्टमेंट, दूसरा कंट्रोलिंग ऑफिसर और तीसरा डिस्पर्सिंग ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू देम। इनके थ्रू कंट्रोल किया जाएगा ये जो एलोकेशन हुआ है इसका, फंड का, या फिर जो अप्रोप्रिएशन हुआ है या ग्रांट मिली है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंट्रोल कौन करेंगे, कंसर्न डिपार्टमेंट। और कंसर्न डिपार्टमेंट किसके थ्रू करेंगे, पहला हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उसके बाद में अदर कंट्रोलिंग ऑफिसर, उसके बाद में डिसबर्सिंग ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू देम। नेक्स्ट पॉइंट, अ ग्रांट और अप्रोप्रिएशन कैन बी यूटिलाइज ओनली टू कवर द चार्जेस इंक्लूडिंग लायबिलिटी इफ एनी of the past year which are to be paid during the financial year of the grant or appropriation and adjusted in the account of the year। तो जिस काम के लिए ये ग्रांट हुआ है उसी काम के लिए और उसी साल ये करना है। जो a grant or appropriation can be utilized only to cover charges which are to be paid during the financial year of the grant appropriation। तो जिस साल ये ग्रांट मिली या अप्रोप्रिएशन हुआ है, जो पैसा मिला है, वो उसी साल के लिए खर्चा करना है, अगले साल एडवांस ऐसा कुछ नहीं चलेगा। जिस साल का ग्रांट है उसी साल इसको खर्चा करना है। नो चार्जेस अगेंस्ट अ ग्रांट और अप्रोप्रिएशन कैन बी ऑथराइज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। साल खत्म होने के बाद इसका खर्चा या नहीं कर सकते कुछ भी। जो चार्जेस या जो भी ग्रांट मिली है या अप्रोप्रिएशन मिला है वो उसी साल खर्चा करना है जिस साल का है, फाइनेंशियल ईयर के बाद ये नहीं कर सकते इसको। उसके बाद में कहा गया सिंस वोटेड एंड चार्ज पोर्शन आर एज आल्सो द रेवेन्यू एंड कैपिटल सेक्शंस ऑफ अ ग्रांट अप्रोप्रिएशन आर डिस्टिंक्ट एंड रीअप्रोप्रिएशन इंटर से इज नॉट परमिसिबल एंड एक्सेस इन एनी वन पोर्शन और सेक्शन इज ट्रीटेड एज एन एक्सेस इन ग्रांट अप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पर कहा गया है अलग अलग पोर्शन है, पहला है वोटेड पोर्शन और दूसरा है चार्ज पोर्शन। उसके बाद में कहा गया है एक रेवेन्यू, उसके बाद में यहाँ पर कहा गया रेवेन्यू और कैपिटल, ये 2 अलग सेक्शन हो गए। तो हर एक के लिए अलग अलग रहेगा, हर एक हेड के लिए अलग अलग रहेगा। और रीअप्रोप्रिएशन अलाउड नहीं है, रीअप्रोप्रिएशन अलाउड नहीं है इसमें। मतलब एक हेड से
रेवेन्यू से कैपिटल में, ऐसा अलाउड नहीं है। साथ ही कैपिटल से रेवेन्यू में, ये भी अलाउड नहीं है। तो हर एक का अलग अलग रहेगा। तो अगर किसी एक चीज़ में ज़्यादा होता है खर्चा या कुछ भी ज़्यादा होता है यहाँ पे एक्सपेंडिचर वगैरह, तो उसे यहाँ पर एक्सेस ट्रीट किया जाएगा ग्रांट या अप्रोप्रिएशन में। मतलब अगर वोटेड पोर्शन में अगर 100 है, इन्होंने 150 कर दिया और चार्ज में 100 का सिर्फ 50 कर दिया तो भी नहीं चलेगा। यहाँ पर 100 है तो 100 से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। साथ ही यहाँ पर कम कर सकते लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि वोटेड और चार्ज पोर्शन अलग है, साथ ही रेवेन्यू और कैपिटल सेक्शन भी अलग रहेंगे और एक से दूसरे इसमें रीअप्रोप्रिएशन अलाउड नहीं है। इसलिए अगर किसी एक भी इसमें एक्सेस होता है, भले ही दूसरे में कम हो, तो भी उसको एडजस्ट नहीं कर सकते और उसे फिर एक्सेस ही बोला जाएगा ग्रांट या अप्रोप्रिएशन में। यानी जो ग्रांट मिली उससे ज़्यादा उन्होंने एक्सपेंडिचर किया ऐसा माना जाएगा। 57(4) में बताया गया टू हैव इफेक्टिव कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर बाय डिपार्टमेंट कंट्रोलिंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर सबऑर्डिनेटेड देम शैल फॉलो द प्रोसीजर एज गिवन बिलो। तो कुछ प्रोसीजर है वो फॉलो करनी है इनको कंट्रोल करने के लिए। एक्सपेंडिचर कंट्रोल करना है तो उसके लिए कंट्रोलिंग और डिस्पर्सिंग ऑफिसर को सबऑर्डिनेटेड डोम शैल फॉलो द प्रोसीजर एज गिवन बिलो। पहली है ड्रॉवल ऑफ मनी, द ड्रॉइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर शैल फॉर ड्रॉवल ऑफ मनी द ड्रॉइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर शैल। तो पैसे निकालने के लिए ड्रॉवल ऑफ मनी, डीडीओ जो है ड्रॉइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर वो क्या करेगा, पहला प्रिपेयर एंड प्रेजेंट बिल फॉर चार्ज एंड ओटेड एक्सपेंडिचर सेपरेटली। तो चार्ज पोर्शन के लिए अलग से बिल बनाएगा और ओटेड पोर्शन के लिए अलग से बिल बनाएगा। डीडीओ जो है ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर वो क्या करेगा, चार्ज पोर्शन के लिए अलग बिल बनाएगा और ओटेड पोर्शन के लिए अलग बिल बनाएगा। उसके बाद में दूसरा एंटर ऑन ईच बिल द कंप्लीट अकाउंट क्लासिफिकेशन फ्रॉम मेजर हेड डाउन टू द ऑब्जेक्ट हेड ऑफ अकाउंट। तो हर एक बिल के ऊपर उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखेगा, क्लासिफिकेशन करेगा, मेजर हेड कौन से मेजर हेड में डालना है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट हेड कौन सा रहेगा, ये सारी डिस्क्रिप्शन हर एक बिल के ऊपर डीडीओ मेंशन करेगा। व्हेन अ सिंगल बिल इंक्लूड्स चार्जेस falling under 2 or more object head the charges shall be distributed accurately over the respective head। तो अगर कोई सिंगल बिल में 2 या ज़्यादा ऑब्जेक्ट हेड के चार्जेस आ जाते हैं तो उसको बराबर वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कौन, डीडीओ। उसके बाद में एंटर ऑन ईच बिल द प्रोग्रेसिव टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर अप टू डेट अंडर द प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन टू विच द बिल रिलेट्स इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ द बिल ऑन विच द एंट्री इज मेड। तो प्रोग्रेसिव टोटल भी उसको मेंशन करनी है हर एक बिल में एक्सपेंडिचर के। उसके बाद में सेकंड दिया है ऑल ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर शैल मेंटेन सेपरेट रजिस्टर इन फॉर्म GFR 5 फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली फॉर एलोकेशन अंडर ईच माइनर और सब हेड ऑफ अकाउंट विथ विच दे कंसर्न। तो हर एक डीडीओ को क्या करना पड़ेगा, एक मेंटेन करना पड़ेगा रजिस्टर जिसका फॉर्म नंबर रहेगा GFR 5, एक तो फिजिकली रह सकता है या इलेक्ट्रॉनिकली रहता है, और उसमें हर एक माइनर सब हेड का मेंशन करना पड़ेगा। हर एक डीडीओ एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करेगा फॉर्म GFR 5 या तो फिजिकली या फिर इलेक्ट्रॉनिकली, और उसमें हर एक माइनर या सब हेड अकाउंट का जिससे भी कनेक्टेड है वो उसमें मेंशन करेगा। नेक्स्ट ऑन द थर्ड डे ऑफ ईच मंथ अ कॉपी ऑफ द एंट्रीज मेड इन द रजिस्टर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग मंथ शैल बी सेंड बाय द ऑफिसर मेंटेनिंग इट टू हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और अदर डेजिग्नेटेड कंट्रोलिंग ऑफिसर। तो 3 तारीख को ये जो डीडीओ है ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर उसने GFR 5 में जो एंट्री की है उसकी एक कॉपी 3 तारीख को, हर एक महीने के 3 तारीख को किसको भेजेगा, ये भेजेगा हेड ऑफ डिपार्टमेंट को या फिर जो भी कंट्रोलिंग ऑफिसर है CO है वो। जैसे SB CO को रिटर्न भेजते हैं पोस्टल वाले, सेम उसी तरह से ये भी रिटर्न भेजेंगे। डीडीओ भेजेगा, डीडीओ किसको भेजेगा, कंट्रोलिंग ऑफिसर को 3 तारीख को। डीडीओ कंट्रोलिंग ऑफिसर को 3 तारीख को रिटर्न भेजेगा। उसके बाद में दिस स्टेटमेंट शैल आल्सो इंक्लूड एडजस्टमेंट ऑफ इनवर्ड क्लेम एटसेट्रा कम्युनिकेटेड बाय PAO डायरेक्टली टू डीडीओ। तो डीडीओ इसमें क्या इंक्लूड करेगा, ये जो रिटर्न भेज रहा है डीडीओ
डीडीओ 3 तारीख को भेज रहा है रिटर्न, किसको, सीओ को, 3 तारीख को। इसमें इंक्लूड होगा जो भी एडजस्टमेंट है, वो सारे एडजस्टमेंट उसमें इंक्लूड होगा। तो एडजस्टमेंट कौन बताएगा, एडजस्टमेंट बताएगा पीएओ, पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर ने अगर कुछ एडजस्टमेंट बताए हैं तो वो भी इस रिटर्न में इंक्लूड होगा। तो इस कौन से एडजस्टमेंट हो सकते हैं, इनवर्ड क्लेम के एडजस्टमेंट हो सकते हैं। और ये एडजस्टमेंट कौन बता रहे हैं, पीएओ, पे एंड अकाउंट ऑफिसर, किसको, डीडीओ को। और फिर ये एडजस्टमेंट इंक्लूड करके डीडीओ एक रिटर्न भेजेगा, किसको, डीडीओ रिटर्न भेजेगा कंट्रोलिंग ऑफिसर को 3 तारीख को, या हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहेगा उसको भेजेगा। उसके बाद में इफ देर आर नो एंट्रीज इन द रजिस्टर इन एनी मंथ अ नील स्टेटमेंट शैल बी सेंट। अगर किसी महीने कोई एंट्री नहीं है तो उसमें नील स्टेटमेंट भेजेगा, लेकिन 3 तारीख को भेजना है। द कंट्रोलिंग ऑफिसर विल मेंटेन अ ब्रॉड शीट इन फॉर्म GFR 6 टू मॉनिटर द रिसिप्ट ऑफ द रिटर्न प्रिस्क्राइब इन द फॉरगोइंग क्लॉज। तो हमने अभी देखा था 3 तारीख को डीडीओ ने 3 तारीख को भेजा था कंट्रोलिंग ऑफिसर को रिटर्न, ठीक है। उसके बाद में कंट्रोलिंग ऑफिसर एक फॉर्म मेंटेन करेगा GFR 6, उसमें पूरी जो जितने जितने रिटर्न आए हैं उसकी एंट्री करेगा, एक ब्रॉड शीट। कौन सी, इसमें GFR 6। तो उस कंट्रोलिंग ऑफिसर क्या मेंटेन करेगा, GFR 6। और इसमें क्या रहेगा, जितने भी रिटर्न आए हैं डीडीओ से उसकी एंट्री रहेगी। आगे देखते हैं। ऑन रिसिप्ट ऑफ रिटर्न फ्रॉम डिसबर्सिंग ऑफिसर द कंट्रोलिंग ऑफिसर शैल एग्जामिन देम एंड सेटिस्फाई हिमसेल्फ। तो रिटर्न जब आएंगे डीडीओ से जब रिटर्न आएंगे कंट्रोलिंग ऑफिसर को, तो उसमें क्या क्या चेक करेगा वो। पहला, द अकाउंट क्लासिफिकेशन हैज़ बिन प्रॉपरली गिवन, मतलब बराबर उसने क्लासिफिकेशन किया है, बराबर हेड में उसने एंट्री की है, ये देखेगा। उसके बाद में दैट प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर हैज़ बिन प्रॉपरली नोटेड एंड अवेलेबल बैलेंस वर्कड आउट करेक्टली। प्रोग्रेसिव बैलेंस जो है पिछले महीने तक का, वो बराबर उसने नोट किया है, और अवेलेबल बैलेंस भी बराबर वर्कआउट किया है, वो भी चेक करेंगे। कौन चेक करेगा, कंट्रोलिंग ऑफिसर। और कौन भेजेगा, डीडीओ। उसके बाद दैट एक्सपेंडिचर अप टू डेट इज़ विद इन द ग्रांट और अप्रोप्रिएशन, मतलब जितना खर्चा हुआ है वो उतना ही होना चाहिए जितना उसको ग्रांट मिली है या अप्रोप्रिएशन हुआ है, उससे ज़्यादा का खर्चा नहीं हुआ है, ये भी चेक करना है। कौन चेक करेगा, कंट्रोलिंग ऑफिसर। और भेजेगा कौन, डीडीओ। उसके बाद में डी दैट द रिटर्न हैव बीन साइंड बाय डिसबर्सिंग ऑफिसर। तो जो भेजने वाला डीडीओ, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, उसने साइन किया होना चाहिए रिटर्न के ऊपर। वेयर द कंट्रोलिंग ऑफिसर फाइंड्स डिफेक्ट इन एनी ऑफ दिस रिस्पेक्ट्स ही शैल टेक स्टेप्स टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट। अगर कंट्रोलिंग ऑफिसर को लगता है कि कुछ मिस्टेक है तो वो स्टेप्स लेगा कि करेक्शन की जा सके ये मिस्टेक। उसके बाद में व्हेन ऑल द रिटर्न फ्रॉम द डिसबर्सिंग ऑफिसर फॉर अ पर्टिकुलर मंथ हैव बीन रिसीव्ड एंड फाउंड टू बी इन ऑर्डर, द कंट्रोलिंग ऑफिसर शैल कंप्लाई अ स्टेटमेंट इन फॉर्म GFR से इन विच ही शैल इनकॉर्पोरेट। तो जब सारे रिटर्न आ जाएंगे, सारे जो डीडीओ है वो अपने अपने रिटर्न कंट्रोलिंग ऑफिसर को भेज देंगे। उसके बाद में कंसोलिडेशन बनाएगा कंट्रोलिंग ऑफिसर, और उसका स्टेटमेंट रहेगा फॉर्म नंबर GFR 7। और उसमें क्या क्या रहेगा, तो उसमें रहेगा पहला टोटल ऑफ फिगर सप्लाइड बाय डिसबर्सिंग ऑफिसर, डिसबर्सिंग ऑफिसर ने जो सब फिगर सप्लाई किए हैं वो रहेंगे। उसके बाद में टोटल टेकन फ्रॉम हिज ओन रजिस्टर इन फॉर्म GFR 5, तो उसके पास में खुद का जो GFR 5 रजिस्टर है उसकी टोटल रहेंगे उसमें। और सी नंबर, द टोटल ऑफ सच एडजस्टमेंट अंडर द वेरियस detailed heads as communicated to him by the account officer on account of transfer entries and expenditure debited to the grant as a result of settlement of inward account claim and not reckoned by his DDO। तो जो बाकी की चीज़ें एडजस्टमेंट की वो भी इसमें आ जाएंगी, जो PO पे एंड अकाउंट ऑफिसर ने वगैरह बताए थे एडजस्टमेंट के लिए, वो सारी एडजस्टमेंट के भी टोटल इसमें आ जाएंगी। सेवंथ है, इफ एनी एडजस्टमेंट कम्युनिकेटेड बाय द अकाउंट ऑफिसर अफेक्ट्स द अप्रोप्रिएशन एट द डिस्पोजल ऑफ द सबऑर्डिनेट डिसबर्सिंग ऑफिसर, द फैक्ट दैट द एडजस्टमेंट हैज़ बीन मेड शैल बी कम्युनिकेटेड बाय द कंट्रोलिंग ऑफिसर टू द डिसबर्सिंग ऑफिसर। अगर कुछ एडजस्टमेंट कम्युनिकेट किया है अकाउंट ऑफिसर ने और उसके कारण अप्रोप्रिएशन अफेक्ट हो रहा है, जो भी अप्रोप्रिएशन मतलब उसको जितना भी पैसा मिला है उसका डिस्पोजल सबऑर्डिनेट डिसबर्सिंग ऑफिसर के थ्रू कुछ अफेक्ट हो रहा है, अगर जो एडजस्टमेंट बताइए उसकी वजह से, द फैक्ट दैट द एडजस्टमेंट हैज़ बीन मेड शैल बी कम्युनिकेट बाय द कंट्रोलिंग ऑफिसर थ्रू द डिसबर्सिंग ऑफिसर। तो जो एडजस्टमेंट है वो कंट्रोलिंग ऑफिसर बताएगा डिसबर्सिंग ऑफिसर को। अगर कुछ एडजस्टमेंट है जो अकाउंट्स ऑफिसर ने बताई है जिसके कारण अप्रोप्रिएशन अफेक्ट हो रहा है, तो ऐसे केस में कंट्रोलिंग ऑफिसर डिसबर्सिंग ऑफिसर को एडजस्टमेंट के बारे में बताएगा, कम्युनिकेट करेगा।
ऑन रिसिप्ट ऑफ ऑल नेसेसरी रिटर्न द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट शैल प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड अकाउंट इन फॉर्म GFR 8। तो सारे जो रिटर्न मिल जाएंगे उसके बाद में हेड ऑफ डिपार्टमेंट क्या करेगा, एक रिटर्न बनाएगा GFR 8 फॉर्म में, जिसमें कंप्लीट एक्सपेंडिचर होगा फ्रॉम द ग्रांट और अप्रोप्रिएशन एट हिज डिस्पोजल अप टू एंड ऑफ द प्रीसीडिंग मंथ, पिछले महीने तक का। तो सारे जब रिटर्न मिल जाएंगे, ऑन रिसिप्ट ऑफ ऑल नेसेसरी रिटर्न द हेड ऑफ डिपार्टमेंट एक कंसोलिडेटेड अकाउंट बनाएगा, कौन से फॉर्म में, GFR 8 के फॉर्म में। GFR 8 के फॉर्म में हेड ऑफ डिपार्टमेंट एक कंसोलिडेट बनाएगा, उसके में क्या क्या रहेगा, शोविंग द कंप्लीट एक्सपेंडिचर फ्रॉम द ग्रांट और अप्रोप्रिएशन, मतलब जितना पैसा उस डिपार्टमेंट को मिला है उसमें से कितना खर्चा हुआ है, एट इज डिस्पोजल अप टू द एंड ऑफ द प्रीसीडिंग मंथ, पिछले महीने तक कितना खर्चा हुआ है वो बताएगा उस कंसोलिडेशन में। तो सारे रिटर्न जब आ जाएंगे, DDO जब सारे रिटर्न भेजेंगे कंट्रोलिंग ऑफिसर को, कंट्रोलिंग ऑफिसर मतलब ही यहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हो सकता है, उसके बाद में वो सबका कंसोलिडेशन करेगा और जो उसका फॉर्म रहेगा GFR 8 के फॉर्म में सारे कंसोलिडेशन होंगे और बाद में उसमें कितना खर्चा हुआ है अब तक पिछले महीने तक उसके बारे में बताएगा। इसके बाद में रूल 57(5), इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे।